नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार संकट में घिर गई है। सेना के भरोसे शहबाज शरीफ सत्ता में आए और अब सेना ही उन्हें सत्ता से बेदखल करने की तैयारी में है। शहबाज और नवाज शरीफ परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहबाज 2029 का चुनाव भी सेना की मदद से जीतने का प्लान बना रहे थे, लेकिन अब उनके देश छोड़ने की बातें शुरू हो गई हैं। सेना चीफ आसिम मुनीर और गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने मिलकर पाकिस्तान में तख्ता पलट की स्क्रिप्ट लिख दी है और इस पर अमल भी शुरू हो गया है, जिसके बाद से पूरे पाकिस्तान में हलचल मची हुई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट होने वाला है। घबराए शहबाज शरीफ ने सभी मंत्रियों को विभागीय काम की पल पल की रिपोर्ट देने को कह दिया है। पाकिस्तान जहां पहले से ही गृहयुद्ध जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं, वहां सैन्य तख्ता पलट की कोशिश परेशानी को और बढ़ा सकता है। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। अमेरिका और ईरान के बीच अभी नहीं बन पाई सहमति। हॉर्मुज पर टकराव के बीच यूएई पर हुआ बड़ा हमला, 7 धमाकों से दहला दुबई। गजा से पीछे हटने से इजरायल का इनकार। इजरायली पीएम नेतन्याहू का ऐलान, हमास के पूरी तरह सरेंडर करने पर ही वापस बुलाएंगे सेना। रूस और यूक्रेन के बीच तेज हुई जंग, रूस के हमले से दहला कीव। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, आम लोगों को निशाना बना रहा रूस। और चलते चलते में देखेंगे, क्या गायब हो जाएगा प्रशांत महासागर, एशिया से जुड़ जाएगा अमेरिका, वैज्ञानिकों का बड़ा दावा। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का भाषण रोकने से भारत का इनकार। बांग्लादेश की मांग पर कहा, हमारा इससे लेना देना नहीं। आज 2 साल बाद दिखेंगी पूर्व पीएम। बांग्लादेश में पीएम तारिक रहमान ने जुलाई मास अपराइजिंग मेमोरियल म्यूजियम का किया उद्घाटन। ढाका के शेरे बंगला नगर में हुआ यह उद्घाटन। पूर्व पीएम शेख हसीना के आधिकारिक आवास रहे गढ़ भवन को बदलकर बनाया गया है ये संग्रहालय। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बवाल से डरा पाकिस्तान, विदेशी पत्रकारों के लिए सख्त किए नियम। अब पाकिस्तान के दूसरे शहरों में रिपोर्टिंग के लिए एनओसी होगी जरूरी। अमेरिकी राष्ट्रपति पर फिर हमले की साजिश। ट्रंप के फंडरेजर कार्यक्रम से पहले लॉस एंजल्स में गोल्फ कोर्स से संदिग्ध गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद किए हथियार। तो पाकिस्तान में किसी भी वक्त तख्ता पलट हो सकता है। शहबाज शरीफ की सरकार को हटाने की तैयारियां चल रही हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और सेना प्रमुख आसिम मुनीर अब पूरी तरह से सत्ता संभालने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। शरीफ परिवार को देश निकाला देने का प्लान तैयार किया जा रहा है। भुट्टो परिवार की भी नींद उड़ी हुई है, क्योंकि शहबाज शरीफ के साथ ही राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की कुर्सी भी खतरे में घिरती दिखाई दे रही है। मुनीर खुद राष्ट्रपति पद संभालने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पहले शहबाज को सत्ता से हटाया जाएगा। मुनीर शहबाज को हटाकर अपने खास मोहसिन नकवी, जो पाकिस्तान के गृह मंत्री हैं, उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी में है। नकवी को सेना प्रमुख का रिश्तेदार भी माना जाता है। इसी करीबी रिश्ते के चलते जब पाकिस्तान को अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता करने का मौका मिला, तब मुनीर के दबाव में शहबाज शरीफ ने विशेष प्रतिनिधि के रूप में नकवी की नियुक्ति की थी। नकवी को प्रधानमंत्री पद देने के बाद मुनीर खुद सेना चीफ के साथ राष्ट्रपति पद पर कब्जा करेंगे। वो देश को उसी तरह चलाना चाहते हैं जैसे परवेज मुशर्रफ ने चलाया था, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ साथ राष्ट्रपति भी बन गए थे। ये भी कह सकते हैं कि मुनीर खुद को उससे भी ज्यादा ताकतवर सैन्य तानाशाह बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। पाकिस्तान के सैन्य मुख्यालय रावलपिंडी में तख्ता पलट का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है और इस पर अमल भी शुरू हो चुका है। राजधानी इस्लामाबाद को बड़े बड़े कंटेनरों से सील कर दिया गया है। देश से इस्लामाबाद का संपर्क काट दिया गया है। सियासी विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए मुनीर इमरान खान को भी अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके साथ डील करने की तैयारी चल रही है, लेकिन अभी तक पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की तरफ से कोई ऐसा मैसेज नहीं आया है जिसके बाद यह कहा जाए कि मुनीर इमरान को अपने साथ लाने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि शहबाज शरीफ अब ज्यादा दिन सत्ता में नहीं टिकेंगे। उनके खिलाफ बगावत का मैदान तैयार हो चुका है। मुनीर के इशारे पर पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने पहले तो पाकिस्तान में शासन व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार को पूरी तरह से फेल ही बता दिया और अब अपनी ही सरकार को भ्रष्ट सरकार कह रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के इतिहास के सबसे बड़े घोटाले का पता लगाने का दावा कर दिया है और कहा है कि इसमें जजों से लेकर राजनेताओं तक सरकारी तंत्र के कई अहम हिस्से शामिल हैं।
नकवी के बयानों ने शहबाज शरीफ की भी नींद उड़ा दी है। उनकी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने इमरजेंसी बैठक बुलाई और इस बैठक को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आई है। शहबाज शरीफ ने सभी मंत्री और पार्टी के नेताओं से साफ कह दिया है कि नकवी के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जाए। शहबाज शरीफ भले ही नकवी को लेकर चुप्पी साधे हुए हों, लेकिन उनकी सरकार में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ जरूर गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। आसिफ ने कहा है कि मोहसिन नकवी इस सरकार में सबसे ताकतवर मंत्री हैं। वो सत्ता का पावर हाउस है। इसी कारण से वो खुद को प्रधानमंत्री के प्रति भी जवाबदेह नहीं समझते। नकवी कैबिनेट बैठकों में भी शामिल नहीं होते। अगर इतनी ताकत रखने वाला शख्स भी शिकायत कर रहा है तो बाकी कैबिनेट सदस्यों को घर चले जाना चाहिए। आसिफ ने जो बात तंज भरे अंदाज में कही है वो हकीकत होते दिखाई दे रही है। सेना तेजी से सत्ता पर अपना नियंत्रण बढ़ाती दिखाई दे रही है। वैसे भी सुरक्षा के साथ विदेश मामलों में पहले से ही मुनीर ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। दुनिया भर के नेता सरकार से पहले सेना चीफ से बात करते दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शहबाज की जगह मुनीर की ही तारीफ करते दिखाई देते रहे हैं। वैसे सवाल तो यह भी उठ रहा है कि पाकिस्तान में अगर तख्ता पलट होता है तो क्या दुनिया इसे मंजूर करेगी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे पश्चिम एशिया की। तो अमेरिका और ईरान के बीच फिलहाल हमले रोक दिए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समझौते को लेकर ईरान पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन ईरान अब भी अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। ऐसे में पश्चिम एशिया के हालात को लेकर सस्पेंस बना हुआ है कि क्या दोनों देशों के बीच किसी समझौते पर सहमति बन पाएगी। क्या ईरान बातचीत की टेबल पर आएगा, जिसका दावा बार बार ट्रंप की तरफ से किया जा रहा है। खासतौर पर हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर दोनों देशों में टकराव दिखाई दे रहा है। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए बातचीत की चर्चाओं के बीच दुबई दहल उठा है। इराक के न्यूज आउटलेट्स ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव में यमन की तरफ से यूएई पर मिसाइल दागे गए हैं। यूएई के बड़े शहर दुबई के जेबेल अली इंडस्ट्रियल एरिया में ताबड़तोड़ कई धमाकों की खबर है। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी ने अमीराती अधिकारियों के हवाले से बताया कि 20 मिनट के अंदर कम से कम 7 धमाके हुए, लेकिन उन्होंने धमाके की वजह नहीं बताई। यूएई पर हुए ये हमले इसलिए बेहद चिंताजनक हो जाते हैं क्योंकि अमेरिका और ईरान की जंग के दौरान यूएई हाई अलर्ट पर रहा है। इस इलाके में अमेरिका के सहयोगियों पर तेहरान की जवाबी कार्रवाई में उसे अक्सर ही निशाना बनाया जाता रहा है। इसके अलावा लाल सागर में एक भारतीय जहाज पर भी हमले की खबर सामने आई है, जिससे हालात और तनावपूर्ण हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक लाल सागर में यमन के नजदीक फैज नूरे औलिया नामक एक भारतीय झंडे वाले कार्गो जहाज पर ड्रोन बोट से हमला किया गया, जिससे वो समुद्र में डूब गया। यमन की सरकारी सेना ने बताया कि उसने जहाज पर सवार सभी क्रू मेंबरों को बचा लिया है। इसमें 13 भारतीय और एक यमनी नागरिक शामिल है। यह हमला हुदैदा बंदरगाह शहर के दक्षिण में लगभग 13 नॉटिकल मील की दूरी पर हुआ, जिस पर हूती विद्रोहियों का कब्जा है। यमन सरकार से जुड़ी नेशनल रेजिस्टेंस फोर्सेस यानी एनआरएफ ने इस हमले के लिए ईरान समर्थित हूती समूह को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि हूतियों ने अभी तक इसे लेकर कोई बयान जारी नहीं किया, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने इन हमलों को लेकर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। भारत ने इस इलाके में व्यापारिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भी चिंता जताई और अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों पर सुरक्षित और बिना रुकावट के आवाजाही बहाल करने की अपनी मांग दोहराई, लेकिन उन्होंने इसके लिए किसी का भी नाम लेकर उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया है। ये हमले ऐसे वक्त में हुए हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के साथ समझौते को लेकर तरह तरह के दावे कर रहे हैं। अपने ताजा बयान में उन्होंने कहा कि हम ईरान से बहुत अच्छी बातचीत कर रहे हैं, वे जल्द फैसला लेंगे, चाहे जिस तरह से हो। यह कोई बहुत जटिल बात नहीं है। हम हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने की बात कर रहे हैं, हमें पता चल जाएगा, 48 घंटों में हमें पता चल जाएगा। जबकि अमेरिकी सेना ने तो यहां तक कह दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट का दक्षिणी समुद्री रास्ता सभी कारोबारी जहाजों के लिए खुला हुआ है। लेकिन ईरान ने अमेरिका के इन सभी दावों को खारिज कर दिया है। उसने कहा है कि अमेरिका के साथ ना तो कोई बातचीत चल रही है और ना ही 3 अगस्त को किसी बैठक की योजना थी। लेकिन इस बीच ईरान और ओमान के बीच जरूर बातचीत चल रही है, जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट में शिपिंग कॉरिडोर बनाने पर चर्चा हो रही है। इसे लेकर भी ईरान ने एक बात तो साफ कर दी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में सामान्य ट्रैफिक बहाल करने के लिए सिर्फ ओमान के साथ बातचीत काफी नहीं होगी। अमेरिका की तरफ से समझौते का उल्लंघन करने के कारण यह स्ट्रेट बंद हो गया है। सभी जरूरी शर्तें पूरी किए बिना
ईरान पर अमेरिकी हमले रोके बिना और शर्तों को माने बिना इस जलमार्ग की स्थिति वैसी नहीं हो पाएगी जैसी कि 1 महीने पहले थी। तो ईरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका अगर क्षेत्र में पहले जैसे हालात बहाल करना चाहता है तो इसे ईरान की शर्तें माननी होंगी। लेकिन ट्रंप के लिए ऐसा करना मतलब हार मानना होगा और यह जोखिम फिलहाल वो नहीं उठा सकते क्योंकि अमेरिका में भी मिड टर्म चुनाव आ रहे हैं। यही वजह है कि ट्रंप कैसे भी इस जंग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखना यह होगा कि उनकी ये कोशिशें कितनी कामयाब हो पाती हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे गजा की। तो इजरायल ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका की डील नहीं मानेगा। डील के तहत गजा से अपनी सेना वापस बुलाने को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने शर्त रख दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने हमें एक ड्राफ्ट भेजा था, हम उससे सहमत नहीं थे, यह हमारा ड्राफ्ट नहीं है, हमने अपनी टिप्पणियां भेजी, यही हमारा रुख है कि जब तक हमास पूरी तरह से हथियार नहीं छोड़ देता तब तक इजरायल गजा में अपनी मौजूदा स्थिति से पीछे नहीं हटेगा। इजरायली सेनाएं अपने क्षेत्र की और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी होगा वो करती रहेंगी। नेतन्याहू के इस रुख के बाद गजा में स्थायी शांति की सारी उम्मीदें टूटती दिखाई दे रही हैं। उनके इस बयान ने अमेरिका और इजरायल के बीच इस मुद्दे पर जारी खींचतान को भी उजागर कर दिया है, क्योंकि गजा पीस बोर्ड के इस ऐतिहासिक समझौते का ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद किया है। लेकिन अब जब इजरायल इसे मानने को तैयार नहीं है तो हमास भी अपने हथियार छोड़ने से इनकार कर सकता है, क्योंकि उसने तो पहले ही यह शर्त रखी थी कि वो हथियार तभी छोड़ेगा जब इजरायल सभी शर्तों को पूरा करे। दरअसल ट्रंप ने पिछले साल अक्टूबर 2025 में ही गजा में युद्ध विराम का ऐलान कर दिया था, लेकिन इजरायल ने कभी इसे मान्यता नहीं दी। उसकी तरफ से हमले लगातार जारी रहे। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक युद्ध विराम लागू होने के बाद से गजा में कम से कम 1252 लोग मारे गए हैं। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आवाज उठ रही है कि इजरायल गजा में इस तरह अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बंद करे, मानवता के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां बंद करे। लेकिन फिलहाल इजरायल पर कोई भी दबाव काम करता दिखाई नहीं दे रहा। इस बीच गजा में अब तक का सबसे बड़ा सामूहिक अंतिम संस्कार आयोजित किया गया, जिसमें एक साथ 112 फलस्तीनी नागरिकों को अंतिम विदाई दी गई। इसमें शामिल होने के लिए भारी भीड़ जमा हुई। मरने वालों में अधिकतर महिलाएं और बच्चे थे। इन मृतकों में अबू शरिया और अल हसाइना परिवार के 76 से ज्यादा सदस्य शामिल थे, जिनका एक बड़ा सामूहिक जनाजा निकाला गया। और बड़ी बात तो यह है कि ये सभी लोग 2023 के आखिर में गजा युद्ध की शुरुआत में गजा सिटी के सबरा इलाके में एक रिहायशी इमारत पर हुए इजरायली हमले में मारे गए थे। तब से ही उनके शव इस मलबे में फंसे हुए थे। इन शवों को हाल ही में 2 हफ्ते तक चले अभियान के दौरान मलबे से निकाला गया। ये तस्वीरें गजा के लोगों का दर्द बयां करती हैं, जो पिछले लगभग 3 साल से डर के साए में जीने को मजबूर हैं। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद शुरू हुए युद्ध में अब तक कम से कम 73,377 फलस्तीनी नागरिक मारे जा चुके हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हमलों के ये सिलसिले कब थमेंगे, गजा में शांति कब आएगी। और अब अगली खबर में बात करेंगे रूस यूक्रेन जंग की। तो एक बार फिर रूस ने कीव को दहला दिया है। रूस ने यूक्रेन के कीव और आसपास के इलाकों पर रात भर हमला किया, जिससे वहां काफी तबाही मच गई। रूस ने खासतौर पर सैन्य इस्तेमाल के आधार पर यूक्रेन के गोदामों को निशाना बनाया। 30 लाख की आबादी वाले यूक्रेन की राजधानी में 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक हवाई हमले का अलर्ट जारी रहा। सैन्य प्रशासन ने बताया कि आधी रात के बाद शुरू हुए हमलों में 7 ठिकानों पर बमबारी की गई। यूक्रेनी वायुसेना ने कहा कि रूसी सेना ने रात भर में 4 जिरकॉन और 24 इस्कंदर M400 मिसाइलें और 115 ड्रोन दागे, जिसमें यूक्रेनी वायु रक्षा ने 98 ड्रोन को नष्ट या निष्क्रिय कर दिया, लेकिन मिसाइलों को रोकने में कामयाब नहीं हो पाए। अधिकारियों ने बताया कि इन हमलों में 1 व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 24 लोग घायल हो गए और इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। उन्होंने बताया कि रात भर चले हमलों से गोदाम और भंडारण क्षेत्रों में आग लग गई। शहर के बाहरी इलाके में भीषण आग लग गई और एक गिरी हुई मिसाइल का मलबा एक आवासीय इमारत के पास जा गिरा। कीव के सैन्य प्रशासन ने कहा कि हमले के कारण अमोनिया का रिसाव हुआ, जिससे निपटने के लिए आपातकालीन दल कोशिशों में जुट गए हैं। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि हमारी सेना ने कीव और आसपास के इलाकों में स्थित रसद केंद्रों और आपूर्ति केंद्रों पर हमला किया है। ये ठिकाने सैन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाते रहे हैं।
माना जा रहा है कि मॉस्को की तरफ से किया गया यह हमला रूस की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी और ई कॉमर्स दिग्गज वाइल्ड बेरीज के अलग अलग ठिकानों पर हुए हमलों का जवाब है। रूस की तरफ से ये मिसाइल हमले ऐसे वक्त में और तेज होते नजर आ रहे हैं जब यूक्रेन का मिसाइल इंटरसेप्टरों का भंडार खत्म हो गया है। यही वजह है कि कीव बार बार अमेरिका से और ज्यादा PAC-3 मिसाइलों की मांग कर रहा है, जो पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का नया वर्जन है और उन कुछ हथियारों में से एक है जो यूक्रेन में रूस की तरफ से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में सक्षम है। मौजूदा हालात में यूक्रेनी सेना की क्षमता रूस के आगे कमजोर पड़ती नजर आ रही है, जबकि रूस और भी मजबूती से जंग में आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया कि उत्तर कोरिया की एक मिसाइल इकाई ने पश्चिमी रूस में तैनाती शुरू कर दी है और यूक्रेन पर हमले के लिए 120 बैलिस्टिक मिसाइलों और 6 लॉन्चरों से लैस हो सकती है। यूक्रेन पहले से ही दावा करता रहा है कि रूस जंग के मैदान में उत्तर कोरियाई लड़ाकों को उतार रहा है और अब अगर उत्तर कोरियाई हथियारों का भी इस तरह इस्तेमाल होता है तो यूक्रेन के लिए रूस के सामने टिकना और मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या यूक्रेन को अमेरिका से मदद मिलेगी और आने वाले वक्त में यह जंग किस दिशा में आगे बढ़ती है, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। और अब चलते चलते में बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े महासागर पैसिफिक ओशियन की। तो जरा सोचिए कि जो महासागर इस पूरी धरती पर सबसे बड़ा और सबसे गहरा है, अगर वो सूख जाए और उसकी जगह खाली मैदान नजर आने लगे। आज तो ये महज एक कल्पना है, लेकिन भविष्य में यह हकीकत में भी बदल सकता है। वैज्ञानिकों ने यह भविष्यवाणी की है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह विशाल महासागर करोड़ों सालों से धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर के सिकुड़ने के पीछे टेक्टोनिक प्लेट्स को जिम्मेदार ठहराया है। लगभग 200 से 250 मिलियन साल पहले जब सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया टूटा और प्राचीन सुपर ओशन पैंथालासा में दरार आई, तब प्रशांत महासागर बना। और जैसे जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स ने जमीन को अलग किया, अटलांटिक महासागर बना और विशाल पैंथालासा सिकुड़कर उस रूप में आ गया जिसे हम आज प्रशांत महासागर कहते हैं। प्रशांत महासागर लगभग सबडक्शन जोन से घिरा हुआ है। इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। यह खाइयों, भूकंपों और ज्वालामुखियों की एक बेल्ट है जो महासागर के किनारे किनारे न्यूजीलैंड से जापान और फिर एंडीज तक फैली हुई है। पैसिफिक में अपनी एक फैलती हुई रिज भी है जिसे ईस्ट पैसिफिक राइज कहते हैं, लेकिन इसके आसपास की खाइयों में इसकी जमीन का इतना बड़ा हिस्सा समा रहा है कि कुल मिलाकर यह बेसिन सिकुड़ रहा है। पैसिफिक की परत नीचे की तरफ मुड़कर ग्रह के अंदर वापस खिसक रही है। किसी भी महासागर का सबसे गहरा बिंदु ठीक उसी प्रक्रिया के ऊपर स्थित है जो धीरे धीरे इस महासागर को बंद कर रही है। पैसिफिक का आकार लगभग एक जैसी रफ्तार से कम हो रहा है, यानी बहुत धीरे धीरे, और इसका पता लाखों सालों में ही चल पाता है। 2022 में ऑस्ट्रेलिया की कोटन यूनिवर्सिटी में चुआन हुआंग की अगुवाई वाली एक टीम ने सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए यह पता लगाया कि ये महाद्वीप किस तरफ बढ़ रहे हैं। नेशनल साइंस रिव्यू जर्नल में छपे और यूनिवर्सिटी की तरफ से बताए गए उनके नतीजों के मुताबिक प्रशांत महासागर के 20 से 30 करोड़ सालों में बंद होने की सबसे ज्यादा संभावना है। ऐसा होने पर महाद्वीप एक साथ मिलकर अमासिया नाम का एक नया महाद्वीप बनाएंगे, क्योंकि अमेरिका और एशिया आपस में जुड़ जाएंगे। हालांकि ऐसा होने में अभी सालों लगेंगे, लेकिन इस खोज ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। तो फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में आज इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DB लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।